A very good morning, students. I hope that you have enjoyed a lot in your summer vacations or quarantine. But now it's time to get back to your studies. So we'll be starting with your studies today. Chapter 1, Crop Production and Management, Class 8th. So here we'll study it paragraph by paragraph. पहले हम read करेंगे, उसके बाद हम उस चीज़ को समझेंगे. Okay. So coming from here, you have learned that all living organisms require food. Plants can make their foods themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, can make their own food. So where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? You already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. So here in this particular paragraph, in this portion of the chapter, he is saying कि हमें पता है कि basically every living organism, जो जो जीवित पौधे हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, सबको खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए. प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, हमने बचपन से पढ़ा है. फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से. ठीक है, हम जो इंसान हैं हम भी कहने के लिए अपना खाना खुद बनाते हैं, पर हमारी जो सब्जियां होती हैं जो हम खाते हैं वो कहाँ से आती हैं, हमें वो सब कहाँ से मिलता है. अब ऐसा तो है नहीं हम कुछ भी खाना अपनी बॉडी के अंदर बनाते हैं, हमें तो कुछ चाहिए ना कि हम उसे बनाएं, अच्छे से कुक करें और फिर कुक करके खाएं. तो लेकिन वो जो हम कुक करते हैं, वो जो रॉ हमारा फूड होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है, हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वो बोल रहा है कि पहली बात तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें खाना क्यों चाहिए. वो भी हमें पता है कि हम इतना सारा काम करते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, सारा काम करते हैं, वॉक करते हैं, अपना हमारी डेली रूटीन्स होते हैं, स्कूल जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी जो है वो हमें हमारा फूड देता है. और बॉडी के कुछ इंटरनल भी फंक्शंस होते हैं जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है. जैसे बेसिक फंक्शंस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन मतलब जो आप सांस लेते हो, खाना पचाना, और एक्सक्रीशन, ये सब जो है वो तब होगा जब आप खाना खाओगे और आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी. और ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए नेसेसरी होता है. अब इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्जर पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी. अब हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है, सबको पता है बहुत सारी है. ठीक है, तो उसके लिए हमें उतना ही खाना चाहिए, उतना ही चावल, उतना ही गेहूँ, उतनी ही सब्जियाँ चाहिए. तो हमें वो प्रोडक्शन, जिसे हम बोलते हैं ना फूड प्रोडक्शन, जो हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन, उतना ही प्रोडक्शन ऑफ फूड चाहिए. हमें उतनी क्रॉप्स उगानी है, हमें उतना ही चावल, गेहूँ, उतना ही सब कुछ चाहिए ताकि हम एक जो पॉपुलेशन है उसकी नीड फुलफ़िल कर सकें और लोगों का पेट भर सकें. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम आएंगे अगर, तो यहाँ ये येलो बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ है कि 10,000 बिफोर क्राइस्ट पीपल वर नोमैडिक. दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. नोमैडिक का मतलब होता है वो लोग जो बंजारे होते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, जो एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहते, जो इधर से उधर जाते रहते खाने और अपने घर की खोज में, जो कहीं पे पर्टिकुलरली एक जगह पे टिकते नहीं हैं. पर अब क्या है, अब हम एक जगह पे रहते हैं, हमारा एक घर है, हमारी एक लोकेलिटी है, और हम टाइम टू टाइम उसको छोड़ नहीं सकते कि हम आज एक महीने यहाँ रह लिए, फिर हम एक महीने किसी और जगह पे रहेंगे, तो वहाँ पे अपना घर बसाएंगे. तो हमें चीज़ों में चेंज आया. लेकिन 10,000 साल पहले की बात करें तो ऐसा ही होता था. दे एट रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड. लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स थस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर. पहले वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब वो इधर से उधर वॉन्डर करते थे, वॉन्डर मतलब ढूंढते थे खाना और शेल्टर यानी कि जगह रहने के लिए, तो वो कच्चे फल खाते थे, कच्चे सब्जियां खा लेते थे. और जब वो जानवरों को मारते थे तो वो मांस भी कच्चा खा लेते थे, उसको भी नहीं पकाते थे. लेकिन फिर उन्होंने क्रॉप उगानी, उन्होंने सीड्स लगानी शुरू की, उन्होंने लैंड को फर्टाइल बनाना शुरू किया, उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू की बेसिकली. व्हेन प्लांट्स
of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means for all the plants grown in a field are that of wheat. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. वो कह रहा है कि जब भी एक टाइप की सिंगल टाइप की सब्ज़ी या कोई भी ऐसा क्रॉप जिसे हम बोलते हैं गेहूँ एक साथ उगा रहे हैं, चावल एक साथ उगा रहे हैं, एक ही प्रकार की मतलब एक बहुत बड़े लैंड पे हम उगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि क्रॉप उगाया जा रहा है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी की क्रॉप्स बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। सीरियल्स भी होते हैं हमारे पास, सब्जियां भी होती हैं, फल भी होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। सीरियल्स में आपका गेहूँ, चावल, मकई, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। यू ऑलरेडी नो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच, coming to the next page, there is a rich variety of crops grown in different parts of country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, वो कह रहा है कि इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है, यहाँ का हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, वो सब मतलब एक पर्टिकुलर रीजन टू रीजन चेंज होता रहता है। अब अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में अगर आज मौसम मतलब बहुत गर्म है, नॉर्मल है, लेकिन मुंबई में उसी टाइम पे बारिश हो रही होगी। असम में कितनी बारिश होती है, मेघालय की साइड बारिश हो रही है, कहीं पे बहुत ठंड है, बर्फ़ पड़ रही है। तो इतनी सारी वैरायटी और डाइवर्सिटी होने के बावजूद जो है हमारे जो एक पैटर्न है, हमने दो पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ क्रॉप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनकी हम अभी बात करेंगे। तो पहली जो है आप देखोगे खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि पहला जो खारिफ क्रॉप्स है वो क्या होता है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आर खारिफ क्रॉप्स। अब ये जो खारिफ क्रॉप्स हैं, ये कौन सी क्रॉप्स हैं? ये वो क्रॉप्स हैं जो हम रेनफॉल यानी कि बारिश में इन्हें उगाया जाता है, बारिश के टाइम पे इन्हें उगाते हैं। और इंडिया में बताया गया है कि बारिश का सीज़न होता है आपका जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है। और पैडी, हमारा जो क्रॉप है पैडी इज़ फॉर राइस। पैडी मतलब क्या होता है? राइस। राइस मतलब क्या? चावल। पैडी इज़ चावल। चावल, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन, रुई, ये सब जो है आपके खरीफ क्रॉप्स हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि ये दो टाइप की क्रॉप्स हैं। दूसरी है राबी क्रॉप, पहली है खरीफ, दूसरी है राबी। तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में जनरली पूछा जाता है, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना, इसको याद करना। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से महीने बारिश के हैं, कौन से कब भी आप उगाते हो, इनके क्या एग्जाम्पल है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेजरली दिस वुड डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम। जो राबी क्रॉप्स हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्रेन, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये कह रहा है कि जो राबी क्रॉप्स हैं वो आपके विंटर्स में उगाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये जो है विंटर का टाइम कब होता है हमारा? मेनली अक्टूबर से लेके मार्च तक हमारा सर्दियों का टाइम होता है। और राबी क्रॉप्स के एग्जांपल वीट, गेहूँ, ग्राम, पी, ग्राम मतलब चना, मटर, मस्टर्ड, ये सब जो होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं, सरसों। मस्टर्ड इज सरसों, सरसों का तेल होता है ना, तो वो मस्टर्ड सब कुछ ये सब ठंड में उगाया जाता है। बिसाइड these pulses and vegetables are sown during summers at many places। इसके अलावा बहुत सारी जो दालें होती हैं, सब्जियां और फल होते हैं, वो आपके गर्मियों में भी उगाए जाते हैं। अब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices. These activities are listed below. अब ये कह रहा है कि ऐसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किसे बोलते हैं। अब आप देखते हो वैसे कुछ लोग, तुम लोग में से ऐसे होंगे जिनको गार्डनिंग का बहुत शौक होगा,
जो अपने घर में, या तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, सब मेजरली सब देखो, सबकी मम्मियाँ ऐसी होती हैं कि उन्हें गार्डनिंग का शौक़ होता है, वो कोई ना कोई नए नए पौधे फूल लगाती हैं। तो वो एक तरीका होता है उस चीज़ का, एक तरीके से बीज लगाया जाता है, फिर उसमें मिट्टी डालते हैं, उसका भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा पौधे को तुम्हें सूरज में रखना है और कौन से को नहीं रखना, कितना पानी देना है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है। हर चीज़ का एक तरीका होता है, ठीक है। तो इसकी एक लिस्ट है जो उन्होंने दी हुई है। तो उसके लिए उन्होंने पहला जो स्टेप दिया है वो दिया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले आप जो मिट्टी है उसको प्रिपेयर करते हो। दूसरा सोइंग, सोइंग मतलब बीज बोना। तीसरा है एडिंग मन्योर एंड फर्टिलाइज़र। फिर आप सॉइल में भी जो पौधे को ज़रूरी मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सब डालते हो, ठीक है। इरीगेशन यानी पानी देना, जो हमारा फोर्थ स्टेप था। फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स जो होते हैं ना, वो जनरली ऐसे पौधे होते हैं या ऐसे जानवर होते हैं जो उसी फील्ड में उग जाते हैं और आप ही की क्रॉप को नष्ट करते हैं। तो ये या तो पौधे हो सकते हैं या जानवर। अब ये जो हमने सुना था अभी, बहुत सारे टिड्डे आए थे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में और हर जगह घूम रहे हैं। तो इनसे क्या प्रॉब्लम थी, किसान क्यों दुखी हो रहे थे? क्योंकि ये क्रॉप्स खा रहे थे। तो ये एक तरीके के इंसेक्ट्स, ये सब पेस्ट वगैरह होते हैं। बाकी मेनली जो वीड्स होते हैं, वो वीड्स होते हैं आपके वो पौधे जो उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद योर क्रॉप्स and they eat or destroy your crop. Okay, this is what it is by feeding on them, ठीक है। वो आपके ही क्रॉप को खा के उन्हें नष्ट करते हैं। फिर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग यानी कि काटना, ठीक है। वो कहते हैं ना बैसाख होता है आई थिंक, जहाँ पर काटा जाता है आपका, मतलब पहली फसल काटते हैं। तो इन सब चीज़ों, ये जो फसल काटना होता है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। और आपका सातवां होता है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब अब आपने जब गेहूँ काट लिया है, गेहूँ अलग कर लिया है, तो भाई उसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि तुम फील्ड में छोड़ दोगे, उसको रखना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है। और ये काम भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें भी टेंशन रहती है। अब तुमने कहीं ऐसी जगह पे स्टोर कर दिया जहाँ पे मॉइस्चर है, जहाँ पे पानी है, और चीज़ सड़नी शुरू हो गई, वो गेहूँ सड़ना शुरू हो गया, चावल सड़ना शुरू हो गया, तो इससे भी बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ का, हर एक स्टेप का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, अपनी सिग्निफिकेंस है। वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक करके। आई थिंक अब वो शुरू कर रहा है। पहला उसने दिया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में वो क्या क्या करता है एक फार्मर। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल इन लूजन इट। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? तो क्या बोल रहा है वो कि पहला स्टेप जो है वो हमारा है कि हमें सॉइल प्रिपेयर करनी है। अब सॉइल प्रिपेयर करने का क्या मतलब है? सॉइल को थोड़ा ढीला करना। देखा है प्लोइंग करते हुए, जिसे हम प्लोइंग बोलते हैं, कि वो बुलक्स वगैरह जो होती हैं उनकी भैंसें वगैरह चलवाते हैं किसान अपने खेतों में। तुमने देखा होगा जनरली। उससे क्या होता है, उनकी सॉइल जो है थोड़ी ऊपर ऊपर आ जाती है, तो वो लूज़ हो जाती है बेसिकली। ज़्यादा मॉइस्चर जा पाता है, उन्हें सोन करने में, मतलब उन्हें सोइंग करने में, उन्हें बीज बोने में आसानी होती है। तो लूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे क्या होता है, देखो वो लिख रहा है, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। मतलब जो रूट है वो ज़्यादा अंदर तक जा पाती हैं और अच्छी ग्रोथ होती है उससे क्रॉप्स की ना, इस वजह से ऐसा करा जाता है। और उन्हें ब्रीथ करने के लिए, अब ऑब्वियसली पौधे हैं जो हैं लिविंग हैं, वो तो जीव है ना, जिंदा रहते हैं, उन्हें भी सांस लेनी होती है, तो उनको ब्रीदिंग में भी हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमन्स टू इट एंड ऐड ह्यूमस, नॉट ह्यूमन्स, आई एम सॉरी, ह्यूमस टू इट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो लूजन सॉइल होती है ना, इससे एक चीज़ और होती है, तुम्हारा जो अर्थवॉर्म होते हैं, वो कीड़े जो होते हैं, और माइक्रोब्स जो होते हैं सॉइल में, ये सब जो है ना ज़्यादा पनप पाते हैं, ये ज़्यादा आते हैं वहाँ पे। उससे क्या होता है, ये जो है ना, इनको अर्थवॉर्म्स को और माइक्रोब्स को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहा जाता है, किसान के दोस्त माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, मॉइस्चराइज करते हैं एक तो तुम्हारा उस सॉइल को, दूसरा ये उनको मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ह्यूमस जिसे बोलते हैं ना, सॉइल को ह्यूमस बनाना, उसको न्यूट्रिटिव बनाना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से ये अच्छे होते हैं। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगेन
तो इसे ढंग से पढ़ना है, ठीक है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल contains minerals, water, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by the soil organisms. In the way this various nutrients held in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. वो क्या कह रहा है कि हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि सॉइल में मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, एयर होती है, हवा, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी अर्थवॉर्म वगैरह की, और उसके साथ साथ मरे हुए पौधे और जानवर भी प्रेजेंट होते हैं जो उसमें डिकम्पोज मतलब टूटते हैं, ठीक है, डीमिनरलाइज होते हैं। तो क्या होता है उनके अंदर की जो उसकी डेड बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सब जाके सॉइल को मिलता है, ठीक है। तो वो सॉइल में रिलीज़ हो जाता है और उससे वो क्या होता है कि वो सारा जो रिलीज़ हुआ है न्यूट्रिएंट सॉइल में वो पौधे जब उग रहे होते हैं तो पौधों को मिलता है, ठीक है, इसलिए उनकी ग्रोथ में हेल्प होती है। Since only a few centimeters of top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plant can use the nutrients. अब क्या हो रहा है, एक और फ़ायदा बता रहे हैं वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। वो कह रहे हैं कि अब जो होता है ना कुछ ही सेंटीमीटर ऑफ सॉइल होती है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं और वो सबसे अच्छी होती है उगाने के लिए पौधे। तो क्या होता है कि वो जब उसको प्लो करते हैं, मतलब उसको जब प्रिपेयर करते हैं सॉइल को, तो वो जो अच्छी वाली है ना सॉइल, वो न्यूट्रिटिव वाली सॉइल ऊपर आ जाती है। तो उससे फिर फ़ायदा है, वो बीज बोएंगे और बीज को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे, तो उतनी जल्दी वो उगेगा और उतने अच्छे से उगेगा, तो उतने अच्छे पौधे मिलेंगे, उतना अच्छा हमारा जो है रिज़ल्ट मिलेगा, हमारी क्रॉप्स मिलेंगी। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोइंग। ये हम बोल रहे थे ना प्लोइंग, उसे टिलिंग भी कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। If the soil is very dry, it may need watering before plowing. The plowed field may have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs with plank. The field is leveled sowing as well as for irrigation purpose. The leveling of soil is done with the help of a leveler. अब प्लो क्या होता है आपका, या तो लकड़ी से बना हुआ होता है या फिर क्या होता है आयरन से बना होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, लोहे से बना हुआ होता है। कह रहा है कि या तो मिट्टी अगर बहुत हार्ड है, ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है, तो उसको प्लो करने से पहले आपको जो प्लो होता है उसे गीला करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, और जो है वो उसके बाद ना जो फील्ड प्लो कर दी जाती है उसको आप देखोगे कि वो मिट्टी जो है कुछ ना कुछ टुकड़ों में बट जाती है और उन्हें हम क्रम्स बोलते हैं। तो इट इज़ नेसेसरी टू हमें ये क्रम्स तोड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लैंक से। प्लैंक होता है एक फट्टा टाइप्स, मतलब लकड़ी का या फिर मतलब आयरन का बेसिकली। और वो फील्ड जो है ना मतलब अनइवन हो गई, अब ऊपर नीचे रफनेस, उसको भी लेवल किया जाता है एक लेवलर के थ्रू। और ये किस लिए करते हैं, इरिगेशन के लिए। इरिगेशन मतलब पानी डालने के लिए। और ये प्लो कैसा दिखता है, ये तुम्हारे डायग्राम में देखो बहुत अच्छे से दिया हुआ है ऐसा। इसका जो ये हैंडल है इसे प्लो शेयर कहते हैं। ये प्लो शाफ्ट है आपका डंडा, ठीक है ना। और ये चीज़ है, और ये क्या होता है यहाँ पे जो ये प्लो शेयर है, इधर आप भैंसें लगाते हो, गायें लगाते हो, और ये चीज़ खींचती है। तो ये जो पीछे देख रहे हो ना, ये हुक टाइप की चीज़ दिख रही है, ये जो है ये तुम्हारी मिट्टी को ऊपर नीचे करती है और उसे उखाड़ती है। मतलब बेसिकली समझो कि जब ये लगती है तो मिट्टी टर्न होती है और ऊपर को निकल के आती है, इसको बोलते हैं प्लोइंग, ठीक है। ये देखो इसने बहुत अच्छे से पिक्चर में भी डिपिक्ट किया हुआ है। Sometimes manure is added to soil before tilling. This helps in proper mixture of manure with soil. The soil is watered before sowing. ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये पानी भी मिलाया जाता है प्लो करते हुए, और ये चीज़ जो है मैन्योर के मिक्स होने में हेल्प करती है। अभी पता चलेगा मैन्योर किसे बोलते हैं आगे एक बार, ठीक है। वैसे मैन्योर में बता दूँ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जैसे फर्टिलाइज़र होता है, बट दोनों में डिफरेंस है, वो देखेंगे, ठीक है। और सॉइल को वाटर भी किया जाता है सोइंग करने से पहले, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो उसमें बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल इनटू साइजेस ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। वो कह रहा है कि हमें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में बात क्या कर रहा है कि जो हम सॉइल प्रिपेयर करते हैं इसके लिए भी हमें ना
सोइंग मतलब बीज बोने से पहले भी हमें सॉइल प्रिपेयर करनी पड़ती है। अब उसमें भी कुछ टूल्स लगते हैं, तो वो टूल्स 3 बताए उसने, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। प्लो जो है आपने बताया है वैसे तो मैंने एक बार, लेकिन फिर भी देखते हैं हम। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग ऑफ सॉइल, ये बहुत पुराने समय से यूज़ होता आ रहा है। एडिंग ऑफ फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। इसमें क्या फर्टिलाइज़र ऐड करने में भी हेल्प करता है, क्रॉप को तुम्हारा वीड रिमूव करने में भी हेल्प करता है, अनवांटेड पौधे जो मैं बता रही थी, प्लांट्स। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को वो करने में क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड, ऊपर को करने में भी हेल्प करता है। दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स, कैमल्स एक्सेट्रा। ये जो है ये एक टूल है पानी वुड से बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ, जिसको जो है चलाया जाता है, या तो बुल्स इससे आगे बांधे जाते हैं, या काउज या कैमल्स, या फिर ऊँट तुम्हारे, ठीक है, मतलब हॉर्सेस, घोड़े। इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लो शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लो शाफ्ट, ठीक है। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच टू बीम विच इज़ प्लेस्ड एट द बुल्स नेक्स। द pair of bulls and man can easily operate the plow. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays. ये जो है यही प्लो था, ये प्लो शेयर जहाँ पे देख रहे हो तुम, ये चीज़ यहाँ बुलक्स ने डाला हुआ है, ठीक है। और ये सॉरी ये ना पीछे का पोर्शन है, इधर आगे इससे बांधा जाता है, यहाँ बांधते हैं ये, सॉरी जो मैं तुम्हें बता रही थी ना, अब देखा मैंने एक बार, यहाँ बांधा जाता है लकड़ी का वो, जिससे ये देखो ये बांधा हुआ है, और इसके पीछे ये ऐसे जा रहा है शाफ्ट, और ये इसको हेल्प करता है प्लोइंग करने में, ठीक है। तो ये चीज़, और मेन इसने बताया प्लो शाफ्ट का काम है सबसे ज़्यादा, जो मेन इसमें टूल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्लो शाफ्ट, ठीक है। हो की बात करें, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग ऑफ द सॉइल। इट हैज़ लॉन्ग रॉड और वुड, और ये हाँ इसने ये भी बोला है कि आजकल प्लो पहले लकड़ी के बनते थे, आजकल लेकिन आयरन के ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब लोहे के। इट इज़ सिंपल टूल, हो पे आ जाओ। इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इट हैज़ लॉन्ग रॉड एंड वुड एंड आयरन। A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends and works like blade. It is pulled by animals. ये देखो अब क्या कह रहा है ना, वो कह रहा है लूजनिंग में हेल्प करता है और वीड्स हटाने में हेल्प करता है, पौधों में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ब्लेड की तरह काम करता है, और एनिमल्स ही इसको भी खींचते हैं। ये देखो ये रहा इसकी ग्रिप बनाने के लिए हैंडल, ये रहा बीम, ये रही, और वो जो आयरन की बेंट प्लेट थी, इधर ये रॉड है। तो इनके डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स पे ध्यान ज़रूर देना तभी अच्छे समझ आएगा। कल्टीवेटर तीसरा तुम्हारा, नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। ये देखो ट्रैक्टर के पीछे देखा ना लगा हुआ होता है ये पीछे, तो तुमने पिक्चरों में भी देखा होगा जब तुम देखते हो जनरली, तो उसी को कल्टीवेटर कहते हैं। अब इससे क्या होता है, ट्रैक्टर के पीछे लगाया, ट्रैक्टर चलाया और अपने आप ही प्लोइंग हो गई, तो उससे क्या होता है इंसानी काम भी बचता है और समय भी बचता है, लोगों का लेबर और टाइम दोनों चीज़ें बचती हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद हम आगे का चैप्टर करेंगे, ठीक है, आराम से। ओके चलो, थैंक यू।